टाइम बहुत बदल चुका है। इंडियन आइडल जब आया था तब एक टाइम कह सकते हैं वो रियलिटी शोज़ का दौर था। मेरा जो पूरा बचपन है वो माही मी इस धारावी में ही गया है। लोगों के अपने ईगोज़ हैं, उनको मसाज करना पड़ता है। कैसा फील हो रहा है? आप घर से बाहर है, आप अपने घर पर है, कितना फ्रीडम महसूस हो रहा है, पहले तो ये बताइए। फ्रीडम तो है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी बहुत लाइफ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इर्द गिर्द सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और हम लोग स्लो हो गए। घर में ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट है और घर एकदम स्लो है। तो ऐसे बहुत बड़े चेंजेस आए हैं अब। यस, आज हम आपसे मिले बहुत ही खास मकसद से। आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फैंस हैं, आपके जो और भी मतलब जो होंगे जो आपको हर पल देखना चाहते हैं, वो लोग ये भी जानना चाहते हैं अभिजीत सावंत की लाइफ कैसी थी बचपन से, क्या किया आपने, कितनी मस्ती। तो आज हम उसी खास एपिसोड के लिए बात करेंगे। तो अब आप ही बताइए, कैसा था आपका बचपन? आप जब पैदा हुए थे, स्टोरीज आपको बहुत सारी सुनने मिली होगी आपके रिलेटिव से, फैमिली से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ अलग नहीं था। एकदम नॉर्मल फैमिली जिस तरह से होती है। मेरा जो पूरा बचपन है वो माही मी इस धारावी में ही गया है। तो वहीं पे मेरा पूरा स्कूलिंग भी वहीं से, दादर में आईएएस करके स्कूल है किंग जॉर्ज, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई स्कूल की। और बैंड्रा में चेतना कॉलेज है, वहाँ से मेरा आगे का एजुकेशन कंप्लीट हुआ कॉलेज का। पढ़ाई में इतना कोई ख़ास मैं ब्रिलियंट था नहीं, बट म्यूज़िक हमेशा पास रहा। तो म्यूज़िक में ही करियर करूँगा ऐसा ही एक सपना लेके फिर मैंने गाना म्यूज़िक प्रोफेशनली सीखा। कुछ 6-7 साल म्यूज़िक सीखा, फिर उसके बाद आगे का करियर प्लान किया। आपकी एज कितनी थी उस वक्त जब आपने ये समझ गए आप कि हाँ, मेरी आवाज़ में कुछ तो अलग है? मैं एक्चुअली स्कूल से ही गाना शुरू कर दिया था। मतलब 7-8 साल का था तब से मैंने स्कूल में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मेरे अंकल जो है वो स्टेज आर्टिस्ट है, तो उनके साथ परफॉर्म करना, उनके शोज़ देखने जाना, तो यहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई थी। फैमिली कितनी तैयार थी आपके इस डिसीजन से, एंड कितना सपोर्ट था आपके पेरेंट्स का आपको? मेरा एक्चुअली जब 10th हो गया था तब मैंने घर पे बताया कि मुझे आगे करियर में म्यूज़िक ही करना है। तो सपोर्टिव से ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो लोग ओके ओके थे, मतलब ठीक है करना है तो कर लो, बट पढ़ाई भी कंप्लीट करो, इस तरह से एक अप्रोच था उनका। उनको भी नहीं पता था कि मैं कितना सीरियसली इस प्रोफेशन को लूँगा नहीं लूँगा, बट उन्होंने कहा कि इसको अभी नर्वस नहीं करते, कि चलो यार ठीक है करने दो, जो करना है तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। तो ये एक शुरुआती पॉइंट था जहाँ से फैमिली का भी एक सपोर्ट रहा। जी। पढ़ाई में जैसे कि आपने कहा कि घर वाले चाहते थे आप पढ़े भी पूरा। तो जब आपने 10th किया होगा, 12th किया होगा, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर रहता है उस वक्त घर वालों से, क्योंकि तब हमें ऐसे कहा जाता है ना कि 10th कर लो, फिर आगे तो आपको लाइफ इंजॉय करनी है, ऐसे जी आगे। जी जी। आपके साथ कितना हुई है ये सारी चीज़ें? ये तो होता ही रहता है, हमेशा का है ये। मतलब आप ये एग्ज़ाम कंप्लीट कर लो फिर आपका अच्छा हो जाएगा, अभी यहाँ तक देख लो, फिर बाद में तो बहुत मज़े मज़े हैं। बट ये ऐसा कभी नहीं होता। आज भी हम लोग, भले वो बहुत सारे मज़े हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी लाइफ उतनी टफ है और उतनी डिफ़िकल्ट है जितनी उस टाइम में हुआ करती थी। थैंकफुली अभी क्या नर्वसनेस कहिए या प्रेशर कहिए, उसको एक तरह से झेलने की आदत पड़ गई है या समझ आ गई है। उस टाइम में वो समझ नहीं थी, पता नहीं था कि कैसे इस प्रेशर को झेले, बट आज बहुत कुछ चीज़ें सही तरीके से कर सकता हूँ। जी। बात करूँगी आपकी मम्मी की। कहीं न कहीं जब हम कुछ डिसाइड करते हैं ना, तो पापा भले रेडी नहीं होते, बट मम्मी का एक अलग सपोर्ट होता है, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर अलग होता है। क्योंकि पापा को पता है आगे चल के दुनियादारी बहुत लंबी चलने वाली है, बट मदर के जो दिल में होता है एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो आपकी मम्मी ने कितना आपको उन चीज़ों के लिए एक कह सकते हैं हम सीख दी है? नहीं, मम्मी का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि जो डैडी बोल रहे हैं वो तुम्हें फॉलो करना चाहिए, और तुम उसको ही ज़्यादा सामने रखो। तो मम्मी का हमेशा ही एक अप्रोच वो रहा कि ठीक है, अगर डैडी बोल रहे हैं या ये मत करो तो मत करो। तो डैडी ने उस टाइम में कुछ ऐसा ना नहीं कहा था, क्योंकि मेरे अंकल भी स्टेज आर्टिस्ट थे। तो इसी वजह से कभी वो प्रॉब्लम मुझे फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई ये करियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके साथ तो एटलीस्ट मैं शोज़ करने लगूंगा, तो इतना एक कॉन्फिडेंस था। आपने दुनिया का हम कह सकते हैं
एक पहला रियलिटी शो किया था जब किसी को इतना रियलिटी शो में इंटरेस्ट नहीं था, कोई जानता नहीं था क्या है रियलिटी शो। आपने उस वक्त इतना नाम कमाया, इतने फैन फॉलोइंग थी आपकी। कभी सोचा था आपने कि मतलब, क्योंकि आपको जब देखे ना कोई या कोई आपको सुने भी ऐसे लगते हैं कि आप इतने सीधे साधे, इतने हम्बल हैं आप, तो कैसे ये जर्नी कैसे तय कर लिया आपने, और कैसे इंडियन आइडल में आप गए, कितना आपको टाइम लगा उस ऑडिशन की लाइन में खड़े होने में, वो सारी बातें? मैं एक्चुअली मुझे इतना मालूम था कि ये एक सिंगिंग शो है, तो इंडियन आइडल के बारे में बाकी कुछ भी नहीं पता था। पहली बार ऐसा शो हो रहा था जिसमें लोग वोट करेंगे आपको आगे लेके जाने का, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही नया था, तरीका नया था। मैं सिर्फ यही सोच के गया था कि एक कंपटीशन है, म्यूज़िक कंपटीशन है, आप सिंगर हो तो व्हाई नॉट यू शुड ट्राई, क्योंकि तभी जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ पर हम लोग जाते थे। तो इसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही मैं कंपटीशन में गया और पार्टिसिपेट किया। मतलब मेरा नसीब अच्छा कि वो इतना बड़ा शो बन गया कि हिस्ट्री में है अभी उसका नाम। जब आप उस वक्त लाइन में खड़े थे, आज भी याद आता है आपको वो दिन, कितने लोग थे आप, एंड हाँ, धूप में, बारिश में, क्या था उस वक्त? नहीं, एक्चुअली ना हम लोग की ऑडिशन बहुत ही सिंपल तरीके से हो गई थी। मुझे लगा नहीं था कि मुंबई में बहुत भीड़ हो सकती है, कोई भी कंपटीशन हो तो लोग जमा हो जाते, बट प्रभा देवी में ऑडिशंस थे और मैं जब पहुंचा तो बहुत कम लाइन थी, बहुत कम लोग थे, बहुत इजीली हम लोग की एंट्री हो गई, हम लोग को परफॉर्म करने के लिए चांस भी मिला। बट ये नहीं पता था कि उस वक्त कंपटीशन में आगे कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या होगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था उस टाइम। जब आप शो का हिस्सा बन गए, आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद क्या नई चीज़ें आपने सीखी थी शो में जाने के बाद? आइडल के टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, जैसे एक तो अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। लोग जो कर रहे हैं उसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, तो आप अपना खुद का रास्ता भी बना सकते हो। और आगे जाते वक्त अगर आप सही मायने में सही चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। नहीं भी मिली, कल कुछ नहीं भी अच्छा हुआ तो भी काम अगर आपने ऑनेस्टी से किया होगा तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो वो एक बहुत बड़ा लेसन था मुझे। जी। अब तो सोशल मीडिया इतना तेज़ हो गया है कि छोटी-छोटी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जैसे आप बिग बॉस में भी गए थे, तो एक-एक ग्लिम्स जो लोग शो फॉलो भी नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे सब देख लिया होगा। बट उस वक़्त जब आप इंडियन आइडल में थे, उस वक़्त इतना नहीं था सोशल मीडिया। तो क्या कोई ऐसी मेमोरी आप रिकॉल करके बता सकते हैं हमें, जो आपको आज भी याद आती हो? शायद ये उन लोगों को भी जो सुने आपको, जो सिंगर बनना चाहते हैं आपके से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आज के डेट में हार्ड वर्क करने के बाद हम किसी पोजीशन पे पहुंचते, तो कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे आप जो शायद आने वाले लोगों को काम आए? नहीं, आज का टाइम बहुत बदल चुका है। इंडियन आइडल जब आया था तब एक टाइम कह सकते हैं वो रियलिटी शोज़ का दौर था। उस टाइम में बहुत सारे रियलिटी शोज़ आते थे, अलग अलग शोज़ आते थे। अब जो है वो सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया हैज़ बिकम मोर पॉपुलर। तो आज की दुनिया देखा जाए तो बहुत अलग है। बट यही मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप में बदलाव हमेशा लाने की कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी भी एक चीज़ पे स्टक नहीं होना चाहिए, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जजेस की अगर मैं बात करूँ तो कौन ऐसा था जिसका आप सच में आपको लगता था कि हाँ, ये मेरे साथ हैं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है? वैसे सोनू जी के लिए हम लोग के दिल में ज़रा ज़्यादा ही रिस्पेक्ट हुआ करती थी, हमेशा ही रही है, आज भी है। क्योंकि एक सिंगर होने की वजह से जो वो बोलेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होगा या समझ में आने वाली चीज़ ही होगी। ये एक बहुत अच्छी भावना होती थी, और वो बोलते भी उतना ही अच्छे तरीके से थे, बताते थे, चीज़ें समझाते थे। तो बहुत अच्छा कनेक्शन सोनू जी के साथ रहा। अब भी कनेक्शन है आपका, कांटेक्ट में हो आप? अभी भी कांटेक्ट में है, कभी भी बात होती है तो अभी जैसे बिग बॉस जब खत्म हुआ मराठी, तो उन्होंने भी मुझे वोट अपील के लिए मुझे एक वीडियो भेजा। तो इस तरह से सबका प्यार रहा है हमेशा, उनका भी बहुत प्यार रहा है। जी। जब इंडियन आइडल आपने जीत लिया था, उसके बाद आपकी लाइफ में तो एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग थी। तब तो हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन आज भी याद है कि वो आपका फिनाले वाला रात जो था, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आपने आपकी लाइफ में कितने बदलाव देखे थे? उस टाइम के बाद मैंने एक्चुअली बहुत सारे बदलाव है। मैं उसके पहले तो एक सिंपल लाइफ थी, राइट। बट उसके बाद फैंस आपके बन जाना, आपके लोग चाहने वाले बन जाते हैं, और फिर एल्बम आना,
आज तक लोगों के दिलों में बहुत अच्छी मेमोरी है इंडियन आइडल के बारे में। ये मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है कि बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनका इतना कम काम होने के बावजूद वो आपके दिलों पे ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो सालों साल तक लोग आपको याद रखते हैं। तो मैं थोड़ा नसीब वाला भी हूँ, बहुत ज़्यादा नसीब वाला कहूँगा कि लोगों को उस चीज़ का अभी भी उतना ही रिमेम्बरेंस है। घर के बाहर आपके लाइन वगैरह लगती थी फोटो लेने के लिए? जी, 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 जी। हम उस टाइम में लोग आते थे, लड़कियाँ आती थी फ़ोटोज़ लेने के लिए, कई कई फैन्स कुछ अपनी चीज़ें लेके आते थे, कुछ गिफ्ट्स लेके आते थे। बहुत लोग आते थे जब मैं ओल्ड हाउस में रहता था माहिम में। और कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ हो, बिकॉज़ कई बार होता है जब हम किसी नई चीज़ से हाँ, नया सक्सेस हमें मिला रहता है ना, तो कई बार फैंस घर के अंदर तक घुसने की कोशिश हाँ। करते हैं। कई लोगों के साथ हुआ है ये। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जो मतलब आपको अभी भी याद हो? बहुत बहुत बार होता था, बहुत लोग आते थे। एक कई बार ऐसे हुआ है कि एक व्यक्ति आया था और उसको मैं मिला नहीं था, तो रोज़ आके बैठते थे वो और मेरे बिल्डिंग के बाहर आके बैठते थे और फिर हम लोग देखते थे अरे वो है क्या लड़का, तो वो रहेगा तो मैं जाता नहीं था। और वो एक टाइम था सुबह के 10 से लेके 12 बजे तक, धूप तक जब तक कम हो रहे तब तक वो आके बैठते थे। फिर मैं 1-2 बार मिला उनको, मिलने के बाद भी वो वापस आने लगे, वापस मिलते थे, तो ऐसा बहुत बार होता था। फिर एक-एक पॉइंट के बाद फिर वो आते थे, फिर घर पे ही आते थे सीधे, फिर उनको बोलता था मैं घर पे आओ, चाय-वाय पीते थे, बात करते थे, फिर जाते थे। तो एक फिर बॉन्डिंग मतलब एक दोस्ती यारी हो गई थी थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, 2 लड़कियाँ आई थी एक बार, फिर मैं मिला नहीं तो मेरी गाड़ी के साथ थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत दिखा के फिर चली गई। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जी, ये लड़कियां तो खैर वैसे भी, बट अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं, क्या बताना चाहेंगे, कितना स्पेशल है आपकी लव लाइफ? मेरी लव लाइफ स्पेशल से ज़्यादा मतलब हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे पहले से, सेम सोसाइटी में जहाँ पर मैं रहता था वहीं पर मेरी वाइफ भी रहती थी तभी। और हम लोग का अफेयर जो है वो ऑलमोस्ट मतलब रिलेशन जो है वो एक 6-7 साल पहले से चल रहा था। तो एक बहुत बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया, वो भी आइडल के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि वी शुड गेट मैरिड। तो ये अभी भी साथ में है। यस। शिल्पा जी की मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ, मेरे पास दुनिया की बेस्ट लाइफ पार्टनर है? बिकॉज अभी आप बिग बॉस में भी थे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आना, तो क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है और मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है स्ट्रॉन्ग लेडीज़ जब मेरे सामने आती है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और शिल्पा का भी एक कैरेक्टर ऐसा ही है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से वो बोलती है। तो ये उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है और वो मैं हमेशा चेरिश करता हूँ। जी। बात करेंगे अगर आपकी, तो आपने इतना फ़ैन फॉलोइंग तो बनाया था, बट कहीं न कहीं आप उतना बाहर कहते हैं ना, उभर कर नहीं आए थे। क्या आपको मतलब शो जीतने के बाद प्रोजेक्ट्स तो आई एम श्योर आए होंगे। अगर मैं वो गाने की बात करूँ, मोहब्बतें लुटाऊँगा, वो तो मतलब आज भी अगर किसी के सामने है तो एक अलग ही मेमोरी लेन में चले जाता है इंसान। बट क्या वो था, वो वजह थी जिसकी वजह से आप सामने नहीं आ रहे थे या आना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे नहीं आना था या मैं आना नहीं चाहता था। मैं डेफ़िनेटली मुझे काम करने का था इंडस्ट्री में। बट वही है कि आप आप नसीब या तकदीर से ज़्यादा आप कितना भी कुछ भी सोच लीजिए। जैसे अगर मतलब मैं ही अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो इंडियन आइडल से पहले मैं कहीं पर भी नहीं था। आई वाज़ अ नोवेयर। एकदम सिंपल आदमी था जब लाइफ जी रहा था। वो सडनली इतना बड़ा फेम मिल जाता है, स्टार बन जाता। उसके बाद जो काम किए, जैसे आशिक बनाया आपने में गाया, जवानी दीवानी में गाया, बहुत सारे चिटागोंग करके एक फिल्म थी उसमें गाया जिसको नेशनल अवार्ड मिला, डिशुम में गाया। तो अब वो गाने जो है वो उस तरह से लोगों के सामने आए नहीं, या उसके बाद जो प्रोजेक्ट बनने चाहिए थे वो बने नहीं। तो इसका मैं अपने आप को भी दोष नहीं दूंगा, ना ही लोगों को। बट वो क्या है ना, एक नसीब की भी बातें होती है कि आपका सही पैतरा जो है वो सही जगह पे जाके लगे। तो टाइम की भी एक चीज़ है, जब नसीब होता है तो चीज़ें होती है सही। तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड कीप गोइंग।
जैसे कि आप भी इंडियन आइडल का हिस्सा थे, जी। नेहा कक्कर को अगर देखें तो वो भी इंडियन आइडल का हिस्सा रही हैं, बट कई लोग जो हैं वो कहते हैं ना, जो ज़्यादा दिखता है वही बिकता है। तो चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सिंगर हो, आइदर चाहे वो हम ही क्यों ना हो, अगर हम दिखेंगे फील्ड पर तो ही हमें जानेगा कोई। तो क्या आपको ऐसे मतलब कैसे आजकल जो पैप्स कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो जितना जो स्पॉट होता है उतना ज़्यादा न्यूज़ में बने रहता है, तो क्या आपको ये सब पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पसंद नहीं है वाली बात नहीं है, बट मैं एज अ कैरेक्टर, मैं एक पर्सन ऐसा हूँ कि मुझे अपने में रहना ज़्यादा पसंद है, अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। एंड थैंकफुली कभी भी वर्क वाइज या मनी वाइज कभी कोई इशू नहीं आया। आई वॉज कीप वर्किंग, मतलब मैं बहुत सारे शोज़ करता हूँ, आई कीप ट्रैवलिंग फॉर परफॉर्मेंसेस। तो उसकी वजह से कभी वर्कलोड या मतलब काम नहीं है या घर बैठे हैं, ऐसी कभी सिचुएशन थी नहीं। अभी लोगों को एग्जैक्टली कहा जाए तो उनको म्यूज़िक या म्यूजिशियंस के बारे में ज़्यादा पता है नहीं, तो उनको लगता है कि अगर टीवी पे नहीं दिख रहा है आदमी तो वो घर पे है, बट ऐसा है नहीं। वी वर ऑलवेज बीन ट्रैवलिंग, हमारे शोज़ चलते थे, अभी भी उसी लेवल का एक रिस्पॉन्स है। तो कभी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पर मुझे दिखाना पड़ा अपने आप को क्योंकि उसके पहले भी स्टार्टिंग ईयर्स में भी मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ तो किए थे, बट वही है, लेकिन इफ़ समथिंग इज़ नॉट कनेक्ट नहीं हो रही है तो चीज़ आपको तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप चलते रहो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आएगा। इन बीच जितना भी आप ये शोज़ तो आप कर ही रहे थे, क्योंकि हमें पता है आप स्टेज शो कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हो, ये हमें पता है कि आप एक्टिव हो लगातार, बस खाली आप फ्रेम में नहीं आना चाहते, स्पॉट नहीं होना चाहते। वो सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि हाँ, कुछ लोग प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं रियलिटी शोज़ या कर लिया राइट था, राइट अब वो भी क्लिक नहीं हुए, या कहिए कि वो बड़े नहीं हो पाए वो शोज़। मैंने जैसे होस्ट भी किया था इंडियन आइडल 5, तो उसके बाद मैं एक शो में जज भी था। ऐसे बहुत सारे शोज़ किए, कॉमेडी सर्कस किया है, नच बलिए किया है मैंने, राइट। तो बहुत सारे शो। मैंने एक फिल्म एज एन एक्टर किया है, मैं कुछ टाइम के लिए रेडियो जॉकी भी था। मैं हर चीज़ कर चुका हूँ। अभी वो क्या है ना, आपके नसीब में कभी कभी नहीं होती है चीज़ें क्लिक होना। अगर आपके नसीब में नहीं है क्लिक होना चीज़ें, तो आपको वही, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस रखने चाहिए, वो पेशेंस मैंने अभी तक रखे हुए हैं अपने साथ। जब आप ऐसा सुनते हो, आई एम श्योर आपके कमेंट सेक्शन में, डीएम में भी आते होंगे कि आप दिखते क्यों नहीं। आपके दिमाग में क्या थॉट आता है, क्योंकि आपको तो पता है आप तो एक्टिव ही हो, आप काम कर ही रहे हो। नहीं, मुझे क्योंकि क्या, हम सबको एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं Right. सकते, हम सबको बताते घूमेंगे तो मुझे सिर्फ वही काम करते बैठना पड़ेगा। Right. तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप क्या, मतलब क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं या हर बार क्या बोलोगे। अगर काम कल आएगा, अच्छा काम आएगा, हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग पसंद करेंगे, और फिर लोग देखेंगे कि हाँ, ही इज़ बैक। तो ऐसी कोई भावना नहीं है क्या, ऐसा कोई, ये कभी मुझे भी ये फील नहीं, हम लोग जो काम करते हैं ना उनको कभी उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मेरा काम लाइमलाइट में आएगा, कि ये आएगा कि वो आएगा। इम्पोर्टेंट है कि आप काम करते रहो, है ना। इंडस्ट्री में आप क्या बदलाव देख रहे हो, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, कई लोग सिंगर बनना चाहते हैं, कई लोग बन भी गए हैं, बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कितना चेंजेस आप देख रहे हो इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में हम लोग जब थे तब बहुत ज़्यादा एक स्टबर्ननेस थी, कि एक तरह से कहे कि लोगों का एक ही तरीके का रवैया था। जो सिंगर्स थे, जो एस्टेब्लिश सिंगर्स थे, उनकी तरफ ही ज़्यादा झुकाव हुआ करता था। हम लोग, मतलब मैं चाहूँ भी कि मुझे गाना है तो भी लोग देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं था। एंड वो मेरे साथ अकेले के साथ ही नहीं हुआ है, बाकी सारे सिंगरों के साथ जो रियलिटी से आए उनके साथ हुआ है। नेहा कक्कड़ जब आई तो बहुत टाइम बाद आई, और इन लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया विद म्यूज़िक डायरेक्टर, विद प्रोड्यूसर्स, और वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अभी अगर आप देखते हैं इतने जो आपके बाद आए हुए जो सिंगर्स हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कौन जो सबसे बेहतर कर रहा है फिलहाल? सभी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक का नाम नहीं ले सकता। अभी अरिजीत है, इतना उसने तो सबसे अच्छा काम किया, तो ऑफकोर्स वही बेस्ट कह सकते हैं। लेकिन नेहा हो या कोई और भी हो, नीति मोहन हो या सारे, मोनाली ठाकुर, दे ऑल आर ग्रेट सिंगर्स। अंतरा मित्रा बहुत बहुत ही कमाल के सिंगर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
एंड इफ़ यू सी आज की तारीख में 90% सारे रियलिटी शो से आए हुए सिंगर काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। जी। बात करेंगे अगर बिग बॉस मराठी में भी आप गए हाँ। थे, तो क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आपने हाँ बोला? बिकॉज़ आपको पता था पहले से ही हाँ। शो का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होने वाला है। तो हाँ। जब सबसे पहले तो जब आपको शो का ऑफ़र हुआ तो पहले क्या डिस्कशन हुआ था? नहीं, पहले मैंने एक्चुअली मुझे पहले भी ऑफ़र होते थे बिग बॉस मराठी का ही 4th सीज़न भी ऑफ़र हुआ था, बट मुझे इंटरेस्ट तभी मैं रेडी नहीं था अपने हिसाब से, और मुझे लगा कि ये कि एक नया पन्ना है ये, आपकी लाइफ का एक नया पन्ना है। इतने साल करियर में आप जब एक ही चीज़ कर रहे हो, आप सिर्फ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, देन यू फील लाइक ये व्हाई नॉट दिस ऑल्सो, देयर इज़ नथिंग टू लूज़ हियर। तो इसलिए मैंने सोचा कि करना चाहिए, बट उसी ऑनेस्टी के साथ करो अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। घर के अंदर जाने के बाद आपने खुद के अंदर क्या वो क्वालिटी देखी जो शायद आपने बाहर की दुनिया में रहकर नहीं देखा था? घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब हम सिर्फ सोचते हैं लाइफ में कि अच्छे बने रहो या सच बोलो, या दूसरों के बारे में बिचिंग या बैक बाइटिंग मत करो। आप घर में वो आपको एक्चुअली बुक करना पड़ता है, आप सच में लोग देखते हैं आपको, अगर आप वो झूठे बनकर नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मिली मुझे अंदर। आपकी अगर मैं बात करूं, आपने पूरा शो निकाल दिया, फिनाले तक पहुंच गए, बट आपकी जो डिग्निटी थी आपने वो मेंटेन रखी थी। आपने कभी कोई ऐसा फालतू वर्ड नहीं बोला जो शायद आपको बाहर आने के बाद पछतावा हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं एक ऐसा शो या मैं अपना ऐसा एक पिक्चर क्रिएट कर पाया, पोर्ट्रे कर पाया, जिसमें मैंने अपनी चीज़ें सामने रखी, एट द सेम टाइम मुझे वो झगड़े उस तरह से कि किसी को गालियाँ देकर ही बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपनी चीज़ें ऐसी ही बात करता था कि वो सामने वाले को लगे, लेकिन उसके लिए मैं कभी बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करता था। तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित हुआ। कहीं ना कहीं तमन्ना भाटिया एंड आपके करियर की शुरुआती इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं एक साथ हुई थी। क्या कोई कांटेक्ट है आपका उनसे अब? नहीं, मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। वो तो शी इज़ अ बिग स्टार नाउ, तो ऐसा, बट शी इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। जब भी मिली है मुझे, बहुत प्यार से मिलती है वो, और इतने प्यार से बात करते हैं आफ्टर बीइंग सच अ सुपरस्टार। जब भी एक दो बार मैं उनसे बात करने में, मतलब मेरी बात हुई उनसे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल भी कोई घमंड नहीं है किसी चीज़ का, एक उनको प्राउड फील नहीं है कि मैंने इतना कुछ कर लिया, एंड शी स्टिल अ जेन्युइन स्टार। बात करेंगे, अगर आपने इस इंडस्ट्री में इतना टाइम दिया है, कभी भी आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ ये बाहर के लोगों के लिए नहीं बनी है ये इंडस्ट्री? क्या गॉडफादर होना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि जब रियलिटी शो से सिंगर्स आते हैं तो उनके लिए एक सपोर्टिंग हैंड होना बहुत ज़रूरी होता है। गॉडफादर से ज़्यादा मैं कहूँगा सपोर्टिंग हैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बच्चे नई स्टार्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री के कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के, लोगों के अपने ईगोज़ हैं, उनको मसाज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कोई तो गाइडेंस मिले जो आप कि वो बताए आपको इस तरह से बिहेव करना है, और वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा। आई होप कि आने वाले लोगों के लिए वो ज़्यादा इजी हो और उनके साथ कोई ना कोई ऐसे खड़ा रहे। कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ आपके साथ जहाँ आप डीमोटिवेट हुए हो कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ बिना सपोर्ट के? ऐसा कुछ फील हुआ था आपको कभी इसी इंडस्ट्री में? अगर काम मिलने से लेकर, या इंडियन आइडल में आप थे उस वक्त भी, जब आप शो चालू था उसके बीच में भी कभी कुछ ऐसा फील हुआ आपको कि आपको कहीं से किसी के वर्ड से डीमोटिवेशन आया हो? मुझे आइडल के बाद मुझे कोविड के टाइम में थोड़ा सा डीमोटिवेशन हुआ, क्योंकि एक हमारी ऐसी इंडस्ट्री जो पब्लिक गैदरिंग पे चलती है। हम लोग शोज़ करेंगे तो पब्लिक होंगे हमें सुनने के लिए, और अगर पब्लिक को ही आप एक साथ आने के लिए मना कर रहे हो तो फिर हम लोग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस टाइम ऐसा लगा था कि यार गलत प्रोफेशन तो कहीं चूज़ नहीं कर लिया, ऐसा अगर चलता रहा तो हम लोग तो डूब ही जाएंगे, दूसरा कुछ करने ही नहीं आता हमको।
तो वो एक फीलिंग थी, तभी एक भावना थी। बट एक चीज़ वहीं पे समझ गया कि नए रास्ते मिलते हैं, नए रास्ते बनते हैं, आपको सिर्फ चलते रहना पड़ता है उस रास्ते पर। तो कोविड के टाइम फिर आपने क्या किया था? एक अर्निंग, क्योंकि हमें पैसे तो चाहिए किसी भी हाल में, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, पैसा हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे रखने से बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें वो बढ़ाना पड़ता है। तो आपने क्या वो तरकीबें आपने अपनाई एंड क्या नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने? नहीं, मैंने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। वैसे तो लाइफ वॉज मच वेल सॉर्टेड था तभी भी, लेकिन एक होता है ना कि आपको काम करने की भूख होती है, वो काम करने को आपको नहीं मिले तो आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। बट फिर भी उस टाइम में भी हम लोग फिर ऑनलाइन शोज शुरू हो गए थे, और फिर एक कल्चर आया जहाँ पर सारी इसी तरह से कैमरा सेटअप होता था और इंटरनेट पे पूरा शो वायरल ये करते थे, पोस्ट करते थे। तो वो फिर शुरू हुआ, तो बिजनेस कहीं पे रुका नहीं, लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, और वो एक नया रास्ता मिल गया था, ऐसा कह सकते हैं। आपका एक गाना वो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुआ है, जिसकी हमने अभी बात की थी, मोहब्बतें लुटाऊंगा। उसके बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव हुआ था? क्योंकि वो एक अलग ही ट्रैक आपने बनाया था, वो आपको खुद आपने फील किया होगा वो सक्सेस, तो क्या बताना चाहेंगे? मोहब्बतें लुटाऊंगा एक्चुअली आइडल के टाइम में ही रिलीज़ बना था। और एक क्या ना, हर एक सिंगर का एक सपना होता है कि म्यूज़िक बनाना है, अपना खुद का गाना हो। तो जब मोहब्बतें लुटाऊंगा जैसा एक गाना आता है जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई गाना हो जिसमें कोई ये कह रहा है कि भाई थैंक यू, आपने हमें मेरे लिए इतना कुछ किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ऐसा गाना शायद ही है, आई डोंट रिमेम्बर कि कोई और दूसरा गाना है जो इस तरह से लोगों ने किया हुआ काम को थैंक यू कहना चाहता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, और मेरे लिए सबसे आज तक मतलब 20 साल हो गए फिर भी वो ही एक गाना है जो आज भी लोगों के मुंह में है। इनफैक्ट आपको जब कोई नया इंसान मिलता होगा तो वही गाना गाने के लिए आपने खुद बिग बॉस के मराठी के भी टाइम आपने वही गाना गा कर 50,000 अभी इंटरव्यूज में 50,000 बार गा चुका हूँ मैं। मेरे बाकी भी कई गाने हैं, बट फिर भी वही गाना 50,000 बार गा चुका हूँ। सो है मतलब आपके साथ एक चीज़ें जुड़ जाती है तो लोग उसको याद भी रखते हैं। जी। एंड पॉजिटिव चीज़ें जो होती है इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि आपने कहा कोविड के टाइम पे जो डीमोटिवेशन आया आपको, तो क्या सलाह आप देना चाहेंगे उन न्यू सिंगर्स को जो डेस्परेटली चाहते हैं कि हमें आए, क्योंकि लेकिन भीड़ बहुत है यहाँ पर भी, तो उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए उन लोगों को? अभी का टाइम बहुत अलग हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि प्लेबैक पे कंसंट्रेट करना ही नहीं चाहिए किसी सिंगर को, क्योंकि अगर इफ़ दे आर टैलेंटेड इनफ तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी चाहिए कि कैसे वो अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस करें, अपना म्यूज़िक निकालें। और आपके पास स्पॉटिफाई या आईट्यून जैसे बहुत सारे मीडियम्स है, यूट्यूब है, ऐसे बहुत सारे मीडियम है जहाँ पर आप अपना म्यूज़िक प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो आज की तारीख में अगर आप सिर्फ सिंगर बन के रहना चाहते हो तो मत रहो। मुझे लगता है कि आपको अभी करियर में से एज अ सिंगर एक करियर चूज़ करना ही नहीं चाहिए। एक तो आप बहुत अच्छा सीख लो म्यूज़िक, बहुत ही टैलेंटेड मतलब बहुत अच्छा म्यूज़िक सीख कर पढ़ाई कर आए हो तो बात अलग है। अदरवाइज़ आप एक कंप्लीट म्यूज़िशियन बनो जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, आपको प्रोग्रामिंग आता है, आपको म्यूज़िक करना आता हो, आपको लिखना भी आता हो, इस तरह से एक कंप्लीट पैकेज बनो। अदरवाइज़ जस्ट अगर आप सोचोगे कि मैं मीडियोकर सिंगिंग करता हूँ और मुझे प्लेबैक मिल जाएगा, तो आज की तारीख में आप मतलब भरोसा नहीं है आप इस इंडस्ट्री में। कोई ऐसा गाना बताएंगे जो शायद आपने रिजेक्ट किया हो लेकिन वो सुपर हिट भी हो गया हो? नहीं, ऐसा मेरे बहुत सारे गाने मैंने गाए हुए हैं जो रिलीज़ नहीं हुए, बहुत सारे हैं। बहुत सारी फ़िल्में हैं जो मतलब एक बहुत बड़े एक्टर के लिए मैं डेब्यू करने वाला था, बट मुझे वो शेड्यूल मिला नहीं। ये 2005-6 की बात है। एक बहुत बड़े दोनों मतलब लड़का-लड़की दोनों उनकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी, और गाना वाना सेट हो गया था, मैं गा के मैं प्रैक्टिस करके भी आ गया था, लेकिन टाइम की वजह से मुझे वो दूसरी और एक कमिटमेंट की वजह से मैं एक बार वो पोस्टपोन कर दिया। तो जिस दिन मैंने पोस्टपोन किया फिर उस दिन फिर उन्होंने
ये बोल दिया कि अरे अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें बिखर गई। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गाने हैं जो मैंने गाए हैं और वो आए नहीं, अभी होपफुली आगे के टाइम में आएंगे। सो अभिजीत जी, मुझे ये भी बताइए, आपके अंदर गुस्सा तो थोड़ी बहुत देख ली हमने झलका, बट एक्चुअल में कभी आपको घर पर ऐसा गुस्सा आया है कभी कि एकदम आप अभिजीत दिखो ही नहीं, ऐसा वाला गुस्सा? नहीं नहीं, आता है, घर पे भी गुस्सा किया है मैंने। और उसी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं बाहर घर में जाकर भी गुस्सा करूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस तो था मुझे। बट वही है कि आप किस तरह से वो उसको चैनलाइज करते हो। बट हाँ, गुस्सा मैं करता हूँ कभी कभार। तो घर में कई चीज़ें आपने सीख भी ली है घर पर आकर। अगर खाने की अगर कोई डिश सीखी है आपने किसी से जो घर पर आके आपने ट्राई किया हो? मैंने वो मसाले भात सीख लिया है। तो अभी वो मसाले भात बहुत सबसे इजीएस्ट चीज़ है। बस तेल डालो, उसमें थोड़ा जीरा वीरा डालो, उसमें प्याज काट के डालो और फिर राइस डाल दो, हो गया आपका तो मसाले भात। तो इतना मैं सीख गया हूँ। अभी मैं कभी भूखा नहीं मर सकता, तो इतना घर तो पर पक्का बनाकर है। खिलाया कि नहीं अभी तक आपने? नहीं, अभी मैं मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैं देखूंगा भी नहीं वो। क्योंकि इतना खाया है उधर बिग बॉस के घर में, तो अभी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है कुछ दिन तो। ये बात तो जग जाहिर है कि बिग बॉस के घर में खाने की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से वेट भी लूज कर लेता है। आपने कितना वेट लूज किया था, अगर आपने चेक किया हो? मैंने ऑलमोस्ट 5-6 किलो वेट लूज किया। बट मैं वो एक ही हफ्ते में वापस वो लग गया काम पे बढ़ाने के। बट हाँ, बहुत मतलब वो भी मुझे पता चला जब मैं बाहर आया, तब लोग कहने लगे कि अरे कितना पतला हो गया तू। तो बहुत वेट लूज किया था उस टाइम में। जब आप घर से इतने दिनों के बाद बाहर आए थे, बच्चों का, आपके जो दोनों बेटियां, उनका क्या रिएक्शन था? बोथ वर वेरी हैप्पी, क्योंकि जब फिनाले था और ट्रॉफी मिली नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट थी उनके चेहरे पर। बट बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि उसके बाद वापस वो मिलने वाली थी। और जब मिले तो बाकी सारी चीज़ें बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, उनकी स्कूल की बातें। तो मुझे देखकर अच्छा भी लगा कि उनको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है अबाउट ट्रॉफी मिली नहीं मिली। बट खुशी इस बात की है कि डैड घर पे आ गए, तो वो अच्छी बात है। शिल्पा जी ने क्या बोला था? नहीं, उनका भी यही रिएक्शन था कि कुछ नहीं, जो भी है अच्छा है। शी वॉज ऑल्सो प्रेइंग अ लॉट कि कि जीतना चाहिए। बट हारने का ऐसा गम नहीं था, ऐसा पता नहीं क्यों, बट इतना सैडनेस नहीं था। एक कहीं पर एक दिल में ये चोट होती है कि अरे यार, इतना गेम खेल लिया, इतना सब कुछ कर लिया, हम डिज़र्व करते थे उस ट्रॉफी को पाना। बट उस पॉइंट को छोड़ा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था कि अरे यार मैंने कुछ बहुत बड़ा गंवा दिया है। उस वक्त जब आप स्टेज पर थे फिनाले वाले दिन, आपके जस्ट बगल में सूरज जी भी थे, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक समय के लिए भी ऐसा लगा था कि हाँ मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर लोगों ने उम्मीद लगा कर बैठी थी कि हाँ अभिजीत ही लेकर जाने वाले ट्रॉफी? नहीं, हम लोग को अंदर ऐसा लगता था कि सूरज ही लेके जाएगा ट्रॉफी। हम लोग सबको यही मतलब था कि सूरज ही जीतने वाला है। सब लोग ये बोलते थे कि सूरज ही जीतेगा, सूरज ही जीतेगा। तो हम लोग को मतलब आप किसी भी कॉन्टेस्टेंट को पूछेंगे तो बोलेंगे कि सूरज जीतेगा। बाहर आने के बाद पता चला कि नहीं, हम मेरे लिए भी बहुत पॉजिटिविटी थी और बहुत लोग प्रे कर रहे थे। बहुत लोगों को बुरा भी लगा इस बात का। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक सूरज को ट्रॉफी देना एक उसके लिए भी अच्छा है। और मैंने तो करियर देखा है, मैंने अपनी चीज़ें देखी है। अब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को साइड में रखा जाए या गेम खेलने के बारे में साइड में रखा जाए और एक इंसान की बात की जाए, तो आई थिंक सूरज को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हेल्प मिलेगी, अपने करियर को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। उन्हें अभी बहुत ज़्यादा, अभी उन्हें एक 2 BHK फ्लैट भी मिलने वाला है हाल ही में, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा। बाहर निकलने के बाद कोई बात हुई आपकी सूरज से? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। मतलब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले तो हाय हेलो हुआ, थोड़ी वहाँ पर चिट चैट हुई। बट उसको मिल जाऊँगा, उसके गांव जाऊँगा मिलने। और मैं थोड़ा टाइम अभी थोड़ा ये शांत हो जाएगा, उसके बाद मैं गांव जाऊँगा, उसको मिलूँगा, क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। बिग बॉस के घर से जब आप यहाँ अपने घर आ गए, तो बिग बॉस के घर की क्या चीज़ें मिस कर रहे थे आप? बिग बॉस के घर की एक्चुअली देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा है। एक तो चलना, बहुत चलते थे हम लोग। मतलब एक बेड से दूसरे बेड तक जाने के लिए 10 कदम 15 कदम होता था।
और फिर वो बाहर जाओ, फिर वहाँ से बाहर और वो गार्डन एरिया जाओ, बट प्रेशर इतना था ना, वो टेंशन इतना रहता था और इतना वो मतलब दिमाग को खा रहा था वो सब चीज़ें। तो वो सबसे मैं बाहर आ गया, इसकी एक खुशी है उस चीज़ की। बट आपने एक और नई चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, आई एम श्योर, कि कोई कितना भी बड़ा पब्लिक फिगर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन उस घर के अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या ही हो जाता है कि लोग इतना झगड़ते हैं, जबकि उनको पता है कि 24/7 वो लाइव हैं। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा क्या सीन हो जाता है एंड लोग क्यों ऐसे भूल जाते हैं कि हाँ ऑडियंस हमें देख रही है, जो हमें प्यार करते हैं वो हमें देख रहे हैं, बट नहीं, आपको तो गेम खेलना है। तो आपका क्या माइंडसेट था? आई थिंक स्पार्क्स होते ही है, क्योंकि देखिए आप मतलब उन वही 10 लोग हैं, वही 15 लोग हैं, उनको आप दिनों दिन रोज़ देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं, एंड इट इज़ नॉट अबाउट झगड़ा, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी एक वो मीडियम है। तो आप जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो और सामने वाले को नहीं हजम होता या नहीं समझ में आता है, फिर उससे और एक दूसरा कहीं पे स्पार्क उड़ता है, किसी और चीज़ पे वो ठिनगी गिरती है। तो ये इस तरह से वो चलता रहता है, वो एक कांस्टेंट चीज़ें होती रहती है। बट कभी ऐसा कोई मुझे नहीं याद कि ऐसा प्लान करके कुछ सोच समझ के, टीम ए कभी कभी कुछ चीज़ें प्लान करती थी, बट अदरवाइज ऐसा कोई भी चीज़ें प्लान नहीं हुई कभी। घर के अंदर आपने ये सीखा कि इंसान के कितने रंग हो सकते, कितने फेस हो सकते? मुझे एक साइड से तो मुझे ये पता था कि लोगों के अलग अलग चेहरे होते हैं, बट ये नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा प्रखर तरीके से लोगों के सामने आएंगे। और पता नहीं कितने लोग क्या है ना, यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस से एक चीज़ों को देखते हैं। बट हम जो है, क्योंकि वो 1.5 घंटा का शो है आपके लिए, बट हमारे लिए वो 15-16 घंटे उस व्यक्ति को, उस इंसान को हम देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं। अब वो हमारे सामने अलग बात कर रहा है, पीछे जाके अलग बात कर रहा है, तो आप यू स्टार्ट लूजिंग द कॉन्फिडेंस अबाउट दैट पर्सन। तो ये बहुत नई चीज़ है जो मुझे समझ में आ रही है, जो कि मैं नहीं बिलीव करना चाहता, क्योंकि हम इस दुनिया में भी जो सामने दिखता है उनसे हम उस तरह से बिहेव करते हैं, जो हमारे पीछे जो है ना उसके बारे में हम नहीं बात करते। तो मुझे लगता है कि ये जो है सामने जो है वही सही चीज़ है, और वही मैं रखना चाहता हूँ सामने क्या है वो। आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से शायद आप अपना एक इमोशन इंसान भूल जाता है कि यार मैं क्या कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ? तो कौन सी ऐसी चीज़ें आपको जो ट्रिगर करती है, आइदर वो शो के, अगर शो से मैं हटकर भी बात करूँ, बाहर भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो सामने कुछ और होते, पीछे कुछ और होते, तो वो उस फ्रेंडशिप को कैसे देखते हैं आप? जो सामने और पीछे की बात है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि आपको एक भरोसा होना चाहिए एक इंसान के ऊपर। मुझे बहुत भरोसा होता है लोगों के ऊपर, मैं पूरी 100% दे के भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइजेशन होता है कि लोग उतना, बहुत इनसिक्योरिटी है लोगों के अंदर अपनी चीज़ों को लेकर, वो समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, वो हमेशा शक करते रहते हैं, और वो मुझे बहुत अजीब ट्रिगर पॉइंट होता है कि क्यों इतना इनसिक्योरिटी क्यों है लोगों की दोस्ती के अंदर। वही मेरे सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे कि अभिजीत जी हम लोग बात कर रहे थे, इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव तो हुआ है, बट एक बदलाव, सबसे मेजर जो बदलाव है वो इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के आने से बहुत काम बट गए हैं लोगों के, आइदर वो एक्टर हो, सिंगर हो, कोई भी हो। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इन्फ्लुएंसर्स की वजह से किसी के करियर पे नुकसान हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत लैक हो सकता है काम पर? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह से थॉट रखना, ये एक तो कंप्लेंट बॉक्स की तरह है कि आप एक कंप्लेंट के बाद दूसरी कंप्लेंट निकालोगे। बट आप देखिए, उसके पहले सिंगर्स थे, अब 10-15 सिंगर्स हो गए, पहले 4 ही सिंगर थे, फिर 15-20 सिंगर्स हो गए, फिर रियलिटी शो आ गए, तो वो एक अलग कल्चर आया। तो अभी इन्फ्लुएंसर्स है, आपका काम अगर अच्छा है एंड यू कैन अडॉप्ट न्यू थिंग्स, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई चीज़ का कोई इशू होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना काम सही से करो और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आप अगर वही पुरानी चीज़ों पे रहोगे तो आज इन्फ्लुएंसर है, कुछ और आएगा, वो आपको खा डालेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह से काम करते हो।
बाहर ये भी बातें बहुत चलती कि बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, करियर में एक अलग ही हाइप आ जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया वो चीज़? नहीं, अभी तो अभी आज क्या 10 दिन भी नहीं हुए हैं अभी तक, तो चीज़ें अभी है, बहुत सारे टीवी शोज़ के ऑफर्स आए हैं, लेकिन अभी और मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें आएंगी, और उसके लिए मुझे ट्राई भी करना पड़ेगा। मैं खुद ट्राई करूँगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या अच्छा मेरी लाइफ में आएगा, क्या मौका आएगा उसके ऊपर। आप क्वालिटी या क्वांटिटी किस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं आप? मैं पहले क्वालिटी पे और क्वांटिटी दोनों पे बिलीव करता था, और आज मुझे लगता है कि क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है देन क्वांटिटी, क्योंकि अगर आप क्वालिटी काम करोगे तो क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो अब पाइपलाइन में क्या है, क्या नया लेकर आने वाले हो आप, एंड कितने नए प्रोजेक्ट्स आपने ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, अभी अभी तो म्यूज़िक पे कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। तो मैं अभी रिलीज़ करूँगा मेरा नेक्स्ट सिंगल, और साथ ही साथ कुछ टीवी रियलिटी शोज़ के ऑफर्स हैं, बट वो इट ऑल डिपेंड, क्योंकि मुझे अभी पार्टिसिपेंट बन के तो नहीं जाना है। तो अगर कोई अच्छी ऑफ़र होगी तो। बिग बॉस 18 से भी आपका नाम जोड़ा जा रहा है कि आप एज अ वाइल्ड कार्ड जाएंगे। बट अगर सच में अगर आपको मौका मिला तो क्या होगा आपका जब, क्या सच में जाएंगे? नहीं, अभी हाथ पैर तुड़वा लिए यार, अभी कहाँ मतलब फिजिकली भी उतना स्ट्रांग नहीं रहा मैं कि बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर पाऊँ, और मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना कुछ किया है अभी बिग बॉस मराठी में उससे ज़्यादा या उससे कुछ अलग मैं कर सकता हूँ। मैं कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक फ्लो में रहने वाला इंसान हूँ। हाँ, एक दिमाग की वजह से मेरी थिंकिंग जो है, और वो उस तरह से हम लोग जैसे प्लानिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो शायद मैं कंटेस्टेंट दिखूंगा, लेकिन अदरवाइज मेरे में अभी पोटेंशियल मेरा में मतलब है नहीं बचा हुआ कुछ भी। जी, आपकी कोई ऐसी विश है कि हाँ मुझे एक ये पर्टिकुलर कोई सिंगर होगा जिनके साथ आपको ज़रूर कोलैब करना है? अभी फ़िलहाल तो सभी के साथ कोलैब करना है मुझे, एंड कोई एक नहीं है जिसके साथ मैं मतलब बस अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा, बट एवरीबॉडी जो जो अच्छे सिंगर है, जो अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, बना रहे हैं, उन सब के साथ मैं कोलैब करना चाहूँगा। फिलहाल अपनी इंडस्ट्री में जो चीज़ें जो ट्रेंड फॉलो की जा रही है, लाइक हर स्टेट से सिंगर आ रहे हैं आपस में कोलैब कर रहे हैं। अगर स्त्री टू की अगर बात करें जिसमें पवन सिंह ने जिस तरह से गाना गाया वो काफ़ी हिट हुआ है, तो क्या लगता है आपको ये सिंगर्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा आगे चलकर? बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना म्यूजिशियन सिंगर्स को हम लोग वैल्यू देंगे और वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, ये करियर में अच्छा बूस्ट मिलता है, और आगे भी आने वाले टाइम में अगर चीज़ें अच्छी रही तो आगे अच्छा हो सकता है उनके करियर में। और कोई एक ऐसी चीज़ अगर आप बताना चाहें जो आपको ऐसे लगता है कि सिंगर के लिए ये चीज़ें ज़रूर इंडस्ट्री में होनी चाहिए, तो क्या होगी वो? मैं जैसे कहा कि आप मीडियोकर सिंगर हो, या अगर आप एक सिर्फ फिल्म म्यूज़िक में काम करना चाहते हो, तो आप सिंगिंग करियर मत चूज़ करो, या सिंगिंग में मत ही आओ। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को टेक्निकली साउंड रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए म्यूज़िक, और एक प्रोफेशनल सिंगर की जो पूरी एबिलिटीज़ है, जैसे अरिजीत हो गया या सोनू जी हो गए, उतने अच्छे बनो तो फिर आ सकते हो, तो फिर इंडस्ट्री में पैर रखो। क्योंकि अभी ऑटो ट्यून की वजह से हर कोई सिंगर बन सकता है, तो आप बोलोगे मैंने सीखा है और फिर काम नहीं मिल रहा है, तो मत सोचो ऐसा मिलेगा ही। और या फिर आप एक कंप्लीट म्यूजिशियन बनो, जिसमें आप कंपोज कर सकते हो, अपना म्यूज़िक बना सकते हो, आप गाने लिख सकते हो, गा सकते हो, क्योंकि अभी यूट्यूब और ये स्पॉटिफाई, ये ऐसे मीडियम्स है जहाँ पर आप अपने आप को अपना म्यूज़िक बेच सकते हो, और वो भी करके आप अच्छे पैसे बना सकते हो। फिनाले वाली रात के दिन जब हो गया था सारी चीज़ें, सब कुछ शूट हो गया था, उसके बाद रितेश जी से कोई बात हुई थी आपकी? कुछ कहा था उन्होंने आपको? नहीं, मेरी उस रात को बात नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत लोग थे वहाँ पर जमा हो गए थे। बट उसके बाद मेरी बात हुई उनसे, मैसेज हुए, और बहुत खुश थे वो मेरे परफॉर्मेंस से, जिस तरह से मैंने पूरा शो कंडक्ट किया, जिस तरह से आगे बढ़ाया। पोस्ट भी लिखा उन्होंने कि शोची उंची वाढवली तुम्ही। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि शो के मेन सर्वे सर्वा या होस्ट
आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत कम होता है कि कोई उस शो के होस्ट आपकी तारीफ़ करें, और वो इतने दिल खोल कर उन्होंने तारीफ़ की। जेनेलिया मैम ने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मैसेज भेजा। तो ये जो प्यार मिला है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर ऐसी भी खबरें हैं कि इस बार का मराठी बिग बॉस का जो सीज़न था, इतना हाइप और बाकी के जो इसके पिछले 4 सीज़न गए थे, कभी नहीं हुआ था। तो कितना लकी फील कर रहे हैं आप कि जिस सीज़न में आप आए, वही इतना हाइप बटोर कर लाया था? मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। मैं सच में, मैं अगेन हमारे इंटरव्यू से पहले ही मैंने शुरू किया कि नसीब का खेल है। इंडियन आइडल से पहले मैं कुछ भी नहीं था। इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया और इंडियन आइडल इतना बड़ा शो बन गया। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा नाम होगा इंडियन आइडल का। अभी बिग बॉस में, और उसके बाद के सारे गाने, कितने सारे गाने किए, बट वो नहीं चले। वो अब बिग बॉस आ गया। बिग बॉस अभी तक के चारों सीज़न जो थे वो बहुत ही एवरेज थे, मतलब उतना टीआरपी वाइज। सडनली 5वां सीज़न इतना बड़ा हाइप हो गया, फिर महाराष्ट्र का घर घर में आवाज़ आ गई। तो इट इज़ ऑल अबाउट लक एंड आपका नसीब होता है, आप कहाँ पे किस टाइम में कैसे प्लेस हो जाते हो, और फिर उसमें से आपको क्या मिलेगा। सो आपको यू जस्ट हैव टू कीप योर सेल्फ काम एंड कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच अभिजीत जी, आपने इतना टाइम दिया आपका, एंड आई होप आपके फैंस को जवाब मिल गया होगा कि आप कमबैक आपका उनका ये डाउट हट गया होगा कि हाँ, आप शुरू से ही एक्टिव थे, बस खाली आपको स्क्रीन पर नहीं, लेकिन काम आपका ऑलरेडी चालू ही था। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप धमाल मचाते रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए और गाने लाइए, और भी हमें कई रियलिटी शोज में एज अ होस्ट और भी दिखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया और बहुत पेशेंटली आप रुके रहे। सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम। थैंक यू सो मच।